एकेडमी में वापस स्वागत है। आज हम ना अपनी बिल्कुल जड़ों की तरफ लौट रहे हैं। हम उस इंसान की बात करने वाले हैं जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, एडम स्मिथ, और उनकी 1776 की एकदम क्लासिक किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस। हाँ, और ये विषय सिर्फ इतिहास के लिए नहीं है। एडम स्मिथ ने जो लिखा वो सिर्फ एक किताब नहीं थी। उन्होंने इसेंशियली डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके दुनिया के सामने रख दिया था। चलिए तो इसको थोड़ा अनपैक करते हैं, क्योंकि इस डीप डाइव का मेन मकसद यही समझना है कि एक देश आखिर ग्राउंड अप यानी बिल्कुल शुरुआत से अपनी वेल्थ बनाता कैसे है। बिल्कुल। उस वक्त तक ना अर्थव्यवस्था को समझने का कोई ठोस ढांचा था ही नहीं। उन्होंने पहली बार दिखाया कि वेल्थ कैसे बनती है और आज की इस मॉडर्न दुनिया में भी उसकी क्या अहमियत है। ये फाउंडेशन सेट करता है। राइट। आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनसे एक बात तो साफ है कि ये डिस्कशन किसी को भी इकोनॉमी का काम करने का तरीका समझा देगा। तो उन्होंने इस पूरे विकास को 3 मुख्य तत्वों में बांटा था, जिन्हें हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ कह सकते हैं। सबसे पहला था नेचुरल लॉ, या जिसे हम आम भाषा में लेजे फेयर कहते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एडम स्मिथ उस अदृश्य शक्ति यानी इनविजिबल हैंड में बहुत विश्वास रखते थे। इनविजिबल हैंड यानी मुक्त बाजार वाली बात। हाँ, वही। देखिए, उनका मानना था कि हर व्यक्ति अपने हित का यानी अपने सेल्फ इंटरेस्ट का सबसे बेहतर ख्याल रख सकता है। अगर आप लोगों को बिना किसी सरकारी दखल के, मतलब बिना किसी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के फ्री ट्रेड करने दें, तो मार्केट अपने आप सेट हो जाता है। तो सरकार का कोई रोल नहीं होना चाहिए उसमें? उनके हिसाब से तो बस सुरक्षा और नियम बनाए रखना चाहिए। अगर मार्केट फ्री है तो वो एक ऐसी स्थिति या इक्विलिब्रियम में आ जाता है जिससे देश का नेशनल आउटपुट मैक्सिमाइज होता है। सही बात है। वो एक फेमस एग्जाम्पल भी है ना उनका कि हमें कसाई या बेकर से खाना उनकी दया से नहीं मिलता, बल्कि उनके अपने मुनाफे के चक्कर में मिलता है। एग्जैक्टली। हर कोई अपना फायदा देख रहा है और अनजाने में देश की दौलत बढ़ा रहा है। पर देखिए, सिर्फ सरकार को बाहर कर देने से या एक फ्री मार्केट बना देने से ही तो ढेर सारा सामान पैदा नहीं हो जाएगा ना। अगर सच में ग्रोथ चाहिए तो प्रोडक्शन बढ़ाने का तरीका भी चाहिए होगा। हाँ, और यहीं पर उनका दूसरा और शायद सबसे जरूरी पॉइंट आता है, डिवीजन ऑफ लेबर यानी काम का बंटवारा। इसे ना स्मिथ के हिसाब से ग्रोथ का असली स्टार्टिंग पॉइंट माना जा सकता है। ओके, तो ये काम कैसे करता है? उन्होंने एक ऑल पिन यानी पिन फैक्ट्री का बहुत ही फेमस उदाहरण दिया है इसके लिए। एक आम मजदूर अगर अकेला पूरी पिन बनाए, मतलब तार काटना, नोक बनाना, सब कुछ? हाँ सब कुछ, तो शायद दिन भर में वो 20 पिन भी ना बना पाए। लेकिन अगर उस पूरे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए, एक आदमी सिर्फ तार खींचेगा, दूसरा सिर्फ उसे काटेगा, तीसरा नोक बनाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। अरे स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि उन्होंने देखा जब 10 लोगों ने काम को इस तरह बांटकर किया तो वो मिलकर दिन भर में 48,000 पिन्स बनाने लगे। वेट, सच में 48,000? हाँ, यानी एक मजदूर के हिस्से में लगभग 4800 पिन्स आईं। कहाँ 20 और कहाँ 4800। इससे हर वर्कर की स्किल बढ़ती है, एक काम से दूसरे पर जाने का टाइम बचता है। वाओ, ये तो प्रोडक्शन में एक मैसिव जंप है। और इसका एक तीसरा बहुत बड़ा फायदा था। सबसे बड़ी बात, इससे नई मशीनों और इनोवेशंस का आविष्कार होता है। यहाँ रुककर मैं थोड़ा सा पुशबैक देना चाहूंगा। ये पिन फैक्ट्री वाली बात सुनने में बहुत शानदार लगती है, लेकिन आज की मॉडर्न असेंबली लाइन देखें, जैसे किसी कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में, तो क्या ये डिवीजन ऑफ लेबर एक इंसान को सिर्फ एक मशीन का पुर्जा नहीं बना देता? ये आलोचना बहुत आम है। मतलब एक ही रिपीटेटिव काम करते रहने से क्या उस मजदूर की थिंकिंग, उसकी क्रिएटिविटी पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती? वो बोर नहीं हो जाएगा? आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, और सच बताऊं तो खुद स्मिथ को भी इसका अंदाजा था। लेकिन आपको इसे 1776 के नजरिए से देखना होगा। अच्छा, उस वक्त की हालात के हिसाब से? हाँ, उस वक्त देश में गरीबी थी। स्मिथ का फोकस उस वक्त वर्कर की क्रिएटिविटी से ज्यादा ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और नई टेक्नोलॉजी के आविष्कार पर था। जब मजदूर एक ही काम लगातार करता है तो वो ढूंढता है कि इसे आसान कैसे करूं, और वहीं से मशीन का आविष्कार होता है जो उस देश के लेवल पर विकास के लिए बहुत जरूरी था। समझ गया, यानी देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना पहली प्रायोरिटी थी। तो अब मुफ्त बाजार मिल गया, फैक्ट्री लग गई, लोग पेन बना रहे हैं। तीसरा डिटर्मिनेंट क्या है जिसे इंजन ऑफ ग्रोथ कहा गया है? वो है कैपिटल अक्यूमुलेशन यानी पूंजी का जमा होना। देखिए, बिना सेविंग्स के कोई ग्रोथ नहीं हो सकती। राइट। खर्च कर दोगे तो आगे इन्वेस्ट क्या करोगे? सही कहा। आई लव हाउ स्मिथ फ्रेम्स दिस।
उन्होंने किसान का उदाहरण दिया कि अगर वो सारी फसल खा लेगा तो अगले साल बीज कहाँ से आएंगे? वो बीज ही उसकी पूंजी है। लेकिन इस सोर्स मटेरियल में एक स्पेसिफिक डिटेल पढ़कर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। स्मिथ कितने ब्लंट थे इस बारे में कि ये सेविंग्स आखिर करेगा कौन? उनका नजरिया इस पर बिल्कुल कठोर और स्पष्ट था। हाँ, मतलब उन्हें मजदूरों यानी लेबरर्स से सेविंग्स की कोई उम्मीद थी ही नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका मानना था कि मजदूरों को जो वेजेस मिलती हैं वो सिर्फ उनके गुजारे बसर यानी सबसिस्टेंस के लिए होती हैं। उनके पास कल के लिए बचाने को कुछ बचता ही नहीं है। तो बचत करता कौन है? ये कैपिटलिस्ट्स और लैंडलॉर्ड्स हैं जिनके पास अपनी जरूरत से ज्यादा सरप्लस या बचा हुआ पैसा होता है, और वही लोग इस पैसे को दोबारा फैक्ट्री या खेती में रीइन्वेस्ट करते हैं। यानी पूंजीपति ही इकोनॉमी का पहिया घुमाता है। चलिए, अब ये कैपिटल जमा तो हो गई, इसके बाद क्या होगा? यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, यहाँ उनका बैलेंस्ड डेवलपमेंट पॉलिसी सामने आता है। एग्जैक्टली, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। क्योंकि हम आम तौर पर एडम स्मिथ का नाम सुनते ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सोचने लगते हैं, पर उन्होंने किसानों को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने विकास का एक पूरा सीक्वेंस दिया था। उनका मानना था कि विकास एक क्रम में होना चाहिए। अच्छा, कैसा सीक्वेंस? पहले एग्रीकल्चर यानी कृषि को डेवलप करो, फिर इंडस्ट्री यानी उद्योग आएंगे, और आखिर में ट्रेड और सर्विसेज यानी व्यापार। तो डायरेक्ट फैक्ट्री नहीं लगा सकते क्या? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर तो हमें समझ आएगा कि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। स्मिथ ने इन तीनों को, फार्मर्स, ट्रेडर्स और प्रोड्यूसर्स, इनको डेवलपमेंट के लेजेंड्स कहा है, महानायक। यानी खेती से रॉ मटेरियल और सस्ता खाना आएगा तभी तो इंडस्ट्री चलेगी। बिल्कुल, कपास उगाएंगे तभी कपड़ा बनेगा ना, और उद्योग से आगे व्यापार बढ़ेगा। ये तीनों आपस में एक चेन की तरह जुड़े हुए हैं। ये तो सुनने में एकदम परफेक्ट साइकिल लगती है। खेती, फैक्ट्री, व्यापार सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी का अंत थोड़ा सा ग्रिम, थोड़ा निराशाजनक है, जिसे स्टैटिक स्टेट कहा गया है। हाँ, स्थिर अवस्था। ये मॉडल हमेशा ऊपर नहीं जाता रहता। तो आखिर ये स्टैटिक स्टेट है क्या, और अचानक से सब गिरने क्यों लगते हैं? देखिए, जब एक इकोनॉमी अपने सभी रिसोर्सेज को, अपनी सारी जमीन को पूरी तरह से डेवलप कर लेती है ना, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। रिसोर्सेज खत्म होने लगते हैं। हाँ, कंपटीशन इतना बढ़ जाता है और आबादी बढ़ चुकी होती है, तो लोग खाना ज्यादा डिमांड करते हैं, उपजाऊ जमीन बचती नहीं है, खाना महंगा हो जाता है। ओह, तो मजदूरों को जिंदा रखने के लिए उनकी वेजेस बढ़ानी पड़ती हैं। शुरुआत में हाँ, लेकिन आखिर में कंपटीशन इतना भयानक होता है कि वर्कर्स की वेजेस गिरकर वापस उसी गुजार बसर या सबसिस्टेंस लेवल पर आ जाती हैं। और कैपिटलिस्ट का क्या होता है? सोर्स में एक बड़ा स्पेसिफिक डिटेल था प्रॉफिट और इंटरेस्ट रेट के बारे में। हाँ, वही तो असली मुद्दा है। प्रॉफिट और इंटरेस्ट रेट मिनिमम हो जाते हैं। जमींदार देखते हैं कि जमीन दुर्लभ है, तो वो अपना रेंट या लगान इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट जीरो हो जाता है। वेट, प्रॉफिट जीरो हो गया तो नया इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? वही तो, नया इन्वेस्टमेंट आएगा ही नहीं। कैपिटल एक्यूमुलेशन पूरी तरह से रुक जाता है, पॉपुलेशन का बढ़ना रुक जाता है, और पर कैपिटा इनकम एक जगह आकर स्टैटिक हो जाती है, रुक जाती है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? क्या एडम स्मिथ का मानना था कि दुनिया की हर महान अर्थव्यवस्था का आखिर में फेल होना या एक जगह रुक जाना तय है? क्या विकास की एक लिमिट होती है? उनके हिसाब से हाँ, ये एक रिसोर्स लिमिटेड दुनिया का नजरिया था। उन्हें लगता था कि एक पॉइंट के बाद ग्रोथ संभव नहीं है, जमीन तो उतनी ही है ना धरती पर। ये थोड़ा डरावना ख्याल है। लेकिन चलिए 1776 से निकलकर आज के ज़माने में आते हैं। इस मॉडल को अगर हम आज के LDCs पर लागू करें, यानी लेस डेवलप्ड कंट्रीज, कम विकसित देशों पर, क्या ये 1776 का मॉडल आज काम करता है? देखिए, आलोचकों के मुताबिक ये मॉडल LDCs के लिए थोड़ा लिमिटेड है। कमियां हैं इसमें? काफी कमियां हैं। सबसे बड़ा रीजन है मार्केट का साइज। आज के कम विकसित देशों में मार्केट का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए वो श्रम विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर वहां संभव नहीं हो पाता। मतलब अगर फैक्ट्री लगा भी दी और 48,000 पिन बना भी ली तो खरीदेगा कौन? एग्जैक्टली। और LDCs में लोगों की इनकम कम होती है, इसलिए उनकी सेविंग कैपेसिटी भी बहुत कम होती है। जब सेविंग्स नहीं होगी तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता। सोर्स में एक कॉन्सेप्ट का जिक्र था, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का दुष्चक्र। ये इन कम विकसित देशों में कैसे काम करता है? ये चक्रव्यूह दोनों तरफ से लागू होता है, डिमांड और सप्लाई।
सप्लाई साइड से कैसे? लोगों की आमदनी कम है तो बचत ना के बराबर है, बचत नहीं तो पूंजी नहीं, पूंजी नहीं तो नया इन्वेस्टमेंट नहीं होता, जिससे उत्पादन गिरता है और बेरोजगारी आती है, जिससे आमदनी फिर से कम हो जाती है। और डिमांड साइड से देखें तो क्योंकि आमदनी कम है, उनकी परचेजिंग पावर नहीं है। जब लोग सामान ही नहीं खरीद सकते तो बिजनेस ओनर सामान बनाएगा ही क्यों? उसका मोटिव ही खत्म हो गया। सही कहा आपने। ये दोनों सर्कल्स मिलकर देश को आगे बढ़ने ही नहीं देते। इसके अलावा मॉडल में कुछ और बेसिक फ्लॉज भी पॉइंट आउट किए गए हैं, जैसे स्मिथ का परफेक्ट कंपटीशन का अजम्पशन आज की मॉडर्न और इम्परफेक्ट मार्केट्स में रियलिस्टिक ही नहीं है। मोनोपोलीज हैं आजकल। हाँ, और सोसाइटी को सिर्फ दो हिस्सों में बांटना, एक कैपिटलिस्ट और दूसरा लेबर, ये भी एक गलती थी। क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि मिडिल क्लास और छोटे एंटरप्रेन्योर्स का रोल सबसे बड़ा है इकोनॉमी में। और सबसे खास बात, एलडीसीज में बिना सरकार के दखल के यानी उस लेजे फेयर पॉलिसी से विकास लगभग नामुमकिन है। बिना सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें और स्कूल्स कौन बनाएगा? बिल्कुल सही सवाल है। वहाँ सरकार को आगे आना ही पड़ता है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? भले ही इस मॉडल में आज के हिसाब से कमियां हैं, लेकिन हम इस बात पे सहमत हो सकते हैं कि इसके जो कोर पिलर्स हैं, हाँ, सेविंग, कैपिटल फॉर्मेशन और बैलेंस्ड ग्रोथ। राइट, ये तीनों आज भी किसी भी देश की इकोनॉमी को समझने का फाउंडेशनल बेस हैं। एक फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट, काम को बांटना और पैसे को बचाकर वापस इन्वेस्ट करना, ये आज भी उतना ही शक्तिशाली है, भले आज के दौर में हमें इसे थोड़ा मॉडिफाई करके देखना पड़े। बिल्कुल, ये फाउंडेशन है जिस पर आगे की सारी इकोनॉमिक्स टिकी हुई है। इस डीप डाइव को रैप अप करने से पहले श्रोताओं को सोचने के लिए एक आखिरी मुद्दा देना बहुत जरूरी है, जो ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा है। हाँ, ये स्मिथ का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। एडम स्मिथ ने श्रम यानी लेबर को देश का सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ा ट्रेजर माना था, जो सारी जरूरतें पूरी करता है। लेकिन साथ ही उन्होंने एक चेतावनी भी दी थी, एक लो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी है। तो इस आधार पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? सवाल ये कि क्या एक देश की बढ़ती आबादी हमेशा उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, या बिना पर्याप्त कैपिटल और बेटर एजुकेशन के क्या वही सबसे बड़ा खजाना एक आर्थिक बोझ बन सकता है, जो देश को वापस उस स्टैटिक स्टेट की तरफ खींच ले जाए? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोच विचार होना ही चाहिए। आज की इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद।